Okay. Then trademark is a sign capable of distinguish the goods or service enterprises from those of other enterprises. यानी ट्रेडमार्क एक ऐसा केपेबल सिग्नेचर होता है जो किसी भी कंपनी, जिस कंपनी ने उस प्रोडक्ट को बनाया है, उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसको वो एंटरप्राइज करता है, मतलब जो प्रोवाइड करता है, वो किसी और दूसरी कंपनी या एंटरप्राइज के द्वारा उसको कॉपी नहीं किया जा सके या उसकी सिमिलैरिटी को एक तरीके से चोरी नहीं किया जा सके, इसको रोकने के लिए ट्रेडमार्क लॉ को ले आया गया। और इसमें ये बताया गया कि टू डिस्टिंग्विश द सोर्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज एंड एश्योर द कस्टमर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और साथ ही साथ ट्रेडमार्क जो एक कंपनी का जो भरोसा, जो कंज्यूमर का भरोसा होता है किसी कंपनी के ऊपर, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को लेकर के, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, यानी ट्रेडमार्क से ही हम समझ जाते हैं कि लाइक अगर टाटा का ट्रेडमार्क है तो हमें समझ में आ जाएगा कि कंपनी कैसी है, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, उसकी लायबिलिटी कितनी है, हम उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, उस कंपनी के साथ में जो उसकी कस्टमर के साथ में जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो क्या है। यानी ट्रेडमार्क से ही हम उस प्रोडक्ट के पूरे जियोग्राफिकल, पूरे उसका जो गुड फेथ है, ये सारे बैकग्राउंड्स को हम चेक कर सकते हैं। हमें इसकी क्वेरी के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि टाटा का अगर लोगो लगा हुआ है यानी उस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो टाटा अपने आप ही उसको गैदर करता है, यानी उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाटा लेता है। लेकिन अगर सपोज करो कि ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंगमेंट होता है और टाटा का जो भी सिग्नेचर है, जो भी ट्रेडमार्क है, उसको कॉपी करके कोई दूसरी फ्रॉड कंपनी उसको यूज करती है और घटिया प्रोडक्ट बनाती है, आपके साथ कंज्यूमर्स के साथ में विश्वासघात करती है, जो कि एक्चुअली उनके कंज्यूमर्स नहीं है, उनके कस्टमर्स नहीं है, वो कस्टमर तो है टाटा के। लेकिन अगर ट्रेडमार्क चोरी हो जाता है और फिर वो अपने प्रोडक्ट पे लगा करके उसको सेल आउट करने की कोशिश करते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के बीच में, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आएगी और टाटा कंपनी के ऊपर जो सर्विसेज का जो भरोसा है कस्टमर्स का, वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो इससे नुकसान टाटा कंपनी को होगा, उसके इंटेलेक्ट को होगा और उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इन्फ्रिंगमेंट होगा किसी दूसरी कंपनी के द्वारा जो उसको डिजर्व ही नहीं करती है। तो ट्रेडमार्क बेसिकली यही है कि किसी भी कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए कंपनी अपना एक ट्रेडमार्क यानी एक व्यापार चिन्ह रजिस्टर करवाती है और उन्हीं व्यापार चिन्हों के साथ में, उन्हीं ट्रेडमार्क्स के साथ में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले आती है, सेल करती है और धीरे धीरे कस्टमर्स का या कंज्यूमर्स का जो भरोसा है उस कंपनी के साथ साथ उस ट्रेडमार्क के साथ जुड़ जाता है कि जिस भी प्रोडक्ट पे इस मेरी विश्वास पात्र कंपनी का ट्रेडमार्क लगा हुआ है, हम आंख बंद करके उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ये भरोसा होता है उनका, कस्टमर का उस कंपनी के प्रति। अब अगर इस भरोसे को कोई कॉपी करता है, कोई तोड़ने की कोशिश करता है अपने घटिया प्रोडक्ट पे यूज करके या पूरी तरह से क्वालिटी, या वो टाटा कंपनी का प्रोडक्ट ही नहीं है, तो इसका क्या होता है, टाटा कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इन्फ्रिंगमेंट हो जाएगा और फिर वो केस या सूट फाइल कर सकती है अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क लॉ, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में दिया गया है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज अ ट्रेडमार्क अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। की ट्रेडमार्क क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो लॉ बनाया गया है, जो डेफिनेशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग क्या है ट्रेडमार्क, हम किन चीजों को ट्रेडमार्क में ले सकते हैं और क्या कहलाता है ट्रेडमार्क। अ ट्रेडमार्क इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2ZB, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सभी लोग मुझे सुन सकते हैं प्रॉपर? यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, अ ट्रेडमार्क इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2
ZB of Indian Trademark Act 1999. इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट को 1999 में वापस से रिपील किया गया था 1958 के बाद में. उसमें बहुत सारे लॉज, जैसा कि आपने अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लॉ के थ्रू ट्रेडमार्क लॉ को ले आया गया, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1958 में फिर वापस से इसको अनाउंस किया गया, दूसरे तरीके से इसको कन्वर्ट किया गया जब ट्रिप्स की ट्रीटी हो गई. लेकिन इसके बाद भी इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे जब हमने बहुत सारे केसेस देखे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ट्रेडमार्क लॉ को वापस से रिपील करने की जरूरत है, वापस से इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है. और फाइनल ट्रेडमार्क लॉ हमें 1999 में मिला, जो कि इंडियन ट्रेडमार्क लॉ के नाम से जाना जाता है. और इसके सेक्शन 2ZB में ये कहा गया, इनवाइटेड कॉमा में आप देख सकते हैं, मार्क capable of being represented graphically and which is capable of distinguish the goods or services of one person from those of other and may include a shape of goods, their packaging and combination of colors. तो ट्रेडमार्क में बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया. जब मैं आपको अभी ग्राफिक्स दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेडमार्क में किन किन चीजों को लिया जा सकता है, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से ऐसे साइंस होते हैं, या वो किस तरीके से डिजाइन किए जा सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं. शायद डेफिनेशन भी हमें पूरी तरह से समझाने में केपेबल नहीं है, बट जब हम थोड़ा सा इसके टाइप्स पे जाएंगे तो हम जरूर देख पाएंगे. इसमें कहा गया कि किसी भी तरीके का मार्क जो केपेबल है किसी भी ग्राफिकल यानी ग्राफिकल इंडिकेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी मार्क, चाहे वो लेटर में हो, चाहे वो वर्ड में हो, चाहे वो शेप में हो, चाहे वो कलर में हो, चाहे वो किसी तरह के डायग्राम में हो, किसी की फोटो में हो, किसी के नाम में हो, एनीथिंग विच इज केपेबल टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली. ठीक है. एंड दूसरा पॉइंट क्या इसमें लिया गया, डिस्टिंग्विश द गुड्स और सर्विसेज, यानी जो किसी भी कंपनी के किसी भी गुड्स को यानी वस्तुओं को और सेवाओं को डिस्टिंग्विश करने में, यानी उनको अलग करने में, बाकी दूसरों से अलग करने में सफल हो सके, ऐसे सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस यानी सारे ग्राफिकल मार्क्स फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, जो दूसरों से, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को या दूसरों से खुद को अलग कर पाने में सक्षम हो सके, यानी वो किसी एक कंपनी को पूरी तरीके से डिस्टिंग्विश कर सके कि हाँ हम इसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसी कंपनी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हैं. ऐसे किसी भी मार्क्स को, चाहे वो किसी भी शेप में हो, चाहे वो किसी भी तरीके की पैकिंग में हो, चाहे वो किसी भी तरीके के कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स में हो, हम ट्रेडमार्क के तौर पे रजिस्टर करा सकते हैं. क्लियर? आप मुझे आंसर कर सकते हैं क्योंकि हमारा सेशन इंटरैक्टिव है. ठीक है? यस मैम. ठीक है. तो बेसिक जो डेफिनेशन है वो हमें यही कहती है कि ट्रेडमार्क कोई भी चीज हो सकती है, केवल उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और ग्राफिक्स तो कुछ भी हो सकते हैं, ये हम सब जानते हैं. सिर्फ और सिर्फ मैम एक डाउट है. हाँ बेटा. मैम एक डाउट है मैम, लाइक किसी का लोगो है, सपोज किसी भी चीज का लोगो है, उसमें से अगर अपन ने मान लीजिए अपना खुद के बिजनेस का एक ट्रेडमार्क बना रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ सिग्नेचर या पर्टिकुलर वो साइन अगर अपने खुद के बिजनेस के लोगो में अपन ने यूज कर लिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें चेंज हो जाएगा. एज इट इज आपको नहीं लेना, एज इट इज. इवन अगर आपने उसके एंगल को भी चेंज कर दिया, जैसे कल मैंने बोला था कि अगर देखो प्रॉब्लम ये आती है कि एक केस इसमें बन सकता है कि हमें कस्टमर्स को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना है, इस तरीके से लोगो या ट्रेडमार्क को कॉपी नहीं करना है कि वो ट्रेडमार्क ऐसा इल्यूजन क्रिएट करे कि कॉमन पीपल उसको समझ नहीं पाए. ये इस बात का हमें ध्यान जरूर रखना है कि हमें कोई इस बेसिस पे केस फाइल नहीं कर पाए. जैसा आपने कहा कि हम किसी के थोड़े बहुत डिजाइन को कॉपी करके अगर अपने डिजाइन के साथ उसको मर्ज करते हैं, चाहे वो नाम हो, सिग्नेचर हो, कलर हो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है,
और अगर वो कहीं से भी किसी तरीके का इल्यूजन क्रिएट नहीं करता है कस्टमर के माइंड में, बिल्कुल डिस्टिंग्विश ही नहीं करता है आपके प्रोडक्ट को आपके नाम से, वो बिल्कुल ही डिस्टिंग्विश करता है, वो ये बता देता है कि ये आपका जो भी नाम हो, मतलब ये आपका प्रोडक्ट है, ये टाटा का प्रोडक्ट नहीं है। जैसे टाटा टी यूज करता है और ओवल शेप का जी सर्किल यूज करता है, आपने यूज किया हाँ टी और टी के साथ एक मार्क लगा दिया और आपने शेप राउंड कर दिया, तो फिर टाटा आपको हाँ जी क्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओके ओके मैम वर्ड टी वर्ड है, सिग्नेचर है, शेप है, ये सबके लिए फ्री है। आपने पर्टिकुलर डिजाइन टू डिजाइन कॉपी नहीं किया है, तो ये जी इस मैम पे कोई केस फाइल नहीं कर सकता। ये इट इज नॉट अडॉप्टेड बाय कोर्ट, क्योंकि कोर्ट इसको अडॉप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये कहीं से भी एक तरीके से कॉमन व्यक्ति जो है उसको किसी भी तरीके का इल्यूजन नहीं क्रिएट करता है, सबको पता है। जैसे आप हाँ जी देखो, मैं आपको बहुत अच्छा एक अंतर बता रही हूँ, होंडा और ह्यूंडई, टाटा और टोयोटा, हाँ आप यस मैम इनके लोगोज देखो, आप इनके ट्रेडमार्क्स देखो, हम्म दिखने में बिल्कुल एक से लगते हैं। समटाइम्स ह्यूंडई और होंडा में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता होगा, लेकिन ह्यूंडई ने अपने आप को थोड़ा सा डायमेंशन चेंज करके ओवल में रखा है, और टाटा ने अपने एच का शेप बिल्कुल अलग दिया है, तो कहीं से भी ये यस मैम इल्यूजन क्रिएट नहीं करता है ना। ओके तो इस तरीके का हम जी यूज मैम कर सकते हैं, ये सूट फाइल करने के लिए प्रॉपर नहीं होता है ऐसा, ठीक है। जी मैम अब यस हम मैम ये अब हम आगे स्लाइड में देख सकते हैं, ट्रेडमार्क कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। आपका आंसर मैं इनमें अभी दूंगी आपको, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं इसके लिए आपको ग्राफिक्स का यूज करना चाहूंगी, तो इसको हम ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर? यस मैम। ओके ठीक है। यस मैम। यस मैम नाउ हम ये देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क क्या है, कितने तरीके के ट्रेडमार्क होते हैं। अभी अगर हम इसके बारे में बात करें तो ट्रेडमार्क ये वही वही मैं आपको भी बताने जा रही हूँ जितने आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनको हम डेफिनेशन में ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, हम इसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी चीज कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। हम ये नहीं कह सकते अगर कोई भी चीज कंप्लीट होती, कोई भी लॉ अपने आप में कंप्लीट होता, तो शायद अमेंडमेंट्स नहीं होते। तो जैसे जैसे सिचुएशनल चेंजेस आती जाते हैं सोसाइटी में, वर्ल्ड में, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम अराइज होती है, कोर्ट नए नए डायरेक्शंस देती है, नए नए सूट फाइल होते हैं, नई नई गाइडलाइन प्रोवाइड होती है, उसके अकॉर्डिंग चीजें साइमल्टेनियसली चेंज होती जाती है। तो अभी जितना ट्रेडमार्क्स के टाइप्स हमें अवेलेबल है, हम उन्हीं को स्टडी करने वाले हैं। ऑलमोस्ट ये उन सारे टाइप्स को कवर करते हैं, बट फिर भी हम अभी इनको ही देख पाएंगे। तो पहला है सर्विस मार्क्स, ठीक है। इनको डिस्कस मैं बाद में करूंगी, पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि ये कितने तरीके के मार्क्स होते हैं। जो ट्रेडमार्क के जो लॉ की जो डेफिनेशन है, उनमें जिन मार्क्स को कवर किया गया है वो कौन कौन से हैं। सर्विस मार्क्स हैं, वर्ड मार्क्स है, डिवाइस मार्क है, कलेक्टिव मार्क है। द नेक्स्ट वन इज सर्टिफिकेशन मार्क। सर्टिफिकेशन के बाद में है वेल नोन मार्क्स। वेल नोन के मार्क्स के बाद में है अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स। और अनकन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। इनमें हम ले सकते हैं कलर ट्रेडमार्क, साउंड मार्क, शेप मार्क एंड स्मेल मार्क। इतने सारे टाइप्स होते हैं, और इन सबको ही डिफाइन किया गया है ट्रेडमार्क लॉ में कि बेसिकली ये क्या होते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनकी। वैसे मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन अगर आप ले चाहें लिया तो स्क्रीनशॉट ले ले सकते लिया मैडम, ले लिया।
अभी तक जो भी इनके वेरियस टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी, वापस से ट्रेडमार्क पे हम आएंगे, और मैं ये जानना चाहूंगी कि अब आपके दिमाग में कितने क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं ट्रेडमार्क के डेफिनेशन को लेके, क्योंकि डेफिनेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शेप ऑफ गुड्स, देयर पैकेजिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। इसमें सिर्फ 3 चीजें ही मेंशन की गई है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको लगता है कि क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन हो सकती है ट्रेडमार्क की? कुछ भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है? नहीं मैम, कंप्लीट डेफिनेशन तो नहीं है, बिकॉज इसमें किसी भी गुड्स या प्रोडक्ट का जो उसका प्रपोर्शनेट रेशो होता है, लाइक वो कोको कोला जिस फॉर्मूला के साथ बनती है, या मतलब कोई भी अपन प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर उसका एक रेशो रखना पड़ता है, तो वो भी इंक्लूड होना चाहिए इसमें। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि हमारा सेशन जो है इंटरैक्टिव रहा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही। और इसमें जो सबसे अच्छी बात आपकी है वो ये है कि आपने उन चीजों को पिक किया, अभी तक हमने जो भी इंटरैक्ट किया आपस में, उसमें आपने उन चीजों को पिक किया जो मैं चाहती थी कि आप पिक करें। क्योंकि मैंने जैसा ये बोला कि कोई भी लॉ अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, और अगर कंप्लीट होता तो शायद उसके ऑल्टरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो अभी आपको बहुत अच्छे से पता है कि दुनिया अभी कंप्यूटर फ्रेंडली बहुत ज्यादा हो चुकी है, और किसी के भी मार्क या लोगो को प्रॉपर कॉपी करके इंटरनेट पे सामान बेच देना, या ऑनलाइन किसी के भी ट्रेडमार्क का यूज कर लेना, बहुत सारी, अगर हम साइबर क्राइम, आईपीआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है साइबर क्राइम। बिना साइबर लॉ को जाने हम पूरी तरह से आईपीआर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे कभी भी। अगर हमें साइबर लॉ की नॉलेज नहीं है, अगर हम साइबर लॉज को नहीं समझ पाते हैं, या हम ये नहीं जानते कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कितना सिक्योर किया गया है, कितना प्रोटेक्ट करना पड़ा है उसको साइबर लॉ में जाके, तो शायद हमारा आईपीआर इनकम्प्लीट रहेगा। क्योंकि अगर आज हम देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो सबसे ज्यादा वायलेशन किया जाता है वो फिजिकल नहीं होता है, वो वर्चुअल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होता है। गॉट माई पॉइंट? कि आप सीडीज की पायरेटेड सीडीज से लेकर के अब तो सीडीज की बात बहुत पुरानी हो गई, पुराने जमाने की बात हो गई, अब तो ऑनलाइन पायरेसी चल रही है। आपके अकाउंट हैक करना, आपने कोई ब्लॉग लिखा उसको कॉपी कर लेना, आपने कोई थीसिस लिखा, रिसर्च पेपर बनाया, आपने कोई कविता लिखी, आपने कोई शायरी लिखी, इन सारी चीजों का वॉयलेशन अपने नाम के आगे टैग करके कोई भी ब्लॉग लिख रहा है, कोई भी पोस्ट कर रहा है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कितनी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आपको लगता है कि जेन्युइनली जिन्होंने अपने इंटेलेक्ट पावर से उन चीजों को क्रिएट किया है, या वो जो करते आ रहे हैं, वो इस तरीके से खुद को व्हाट्सएप पे या ये चीप प्रोपोगेंडा करेंगे? जो अच्छे अच्छे राइटर हैं, जो कभी हमें बुक्स में मिला करते थे, हमें बुक्स उठानी पड़ती थी, उनकी बुक पब्लिश होती थी, हमें बुक खरीदनी पड़ती थी, और देन हम उसको स्टडी करते थे। आज हमें सब चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है, और हमें ये भी नहीं पता कि सोर्स क्या है उसका। एक्चुअली में जो डला हुआ है, जो न्यूज चल रही है, जो चीजें चल रही है नेट पे या ऑनलाइन, जो हमें मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कहाँ से आ रही है? आप लोग एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो क्या नहीं है गूगल पे, कौन सा ऐसा टॉपिक नहीं है? आप इवन ट्रेडमार्क को पूरा ले सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन ट्रेडमार्क को गूगल से पढ़ने में, यूट्यूब से पढ़ने में उतना ही अंतर है जैसे कि हम किसी ऐसी क्लास में जाएं जिसके बारे में हमें ABC नहीं पता हो, हमें कम्युनिकेशन का लेवल नहीं पता हो, और हम बैठ जाएं वहां पे, तो क्या हम कभी कुछ वहां से रिसीव कर पाएंगे? रिसीव करना और एक्सेप्ट करना दो बहुत अलग चीजें होती हैं। रिसीव इज लाइक कि मैं आपको बोल रही हूं, आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो आप सुन रहे हो मेरी बात, दैट इज ओनली रिसीविंग। लेकिन एक्सेप्टेंस एक बहुत अलग चीज होती है कि मेरी बताई गई चीजें कितनी ज्यादा आपको, आपके दिमाग में मतलब फीड हो गई हैं, कितनी चीजें आपने एक्सेप्ट कर ली हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीविंग इज अदर थिंग कि हमने रिसीव किया और फिर फेंक दिया, हमारी जरूरत की कुछ भी नहीं है। लेकिन जिन चीजों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं
उनको हम हमेशा अपने साथ जोड़ के चलते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीविंग एंड एक्सेप्टिंग. तो हमें इस चीज को लेके चलना पड़ेगा. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इन्फ्रिंगमेंट बहुत ज्यादा है वर्चुअल वर्ल्ड में, जो कि हम साइबर, मैं इसको खत्म करने के बाद में, अगर मेरा सेशन हो गया जल्दी कंप्लीट, तो मैं आपको एक छोटा सा सेशन जरूर लेना चाहूंगी कि मैं साइबर लॉ भी थोड़ा सा आपको समझा दूं, जिससे हमारा आईपीआर का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो अभी हमने ट्रेडमार्क की डेफिनेशन समझ ली, ट्रेडमार्क के टाइप्स क्या है समझ लिए, ट्रेडमार्क में क्या क्या चीजें आती हैं समझ लिया, थोड़ा सा हमने इसका वर्चुअल वर्ल्ड में इन्फ्रिंगमेंट भी समझ लिया कि किस तरीके से इसका वॉयलेशन किया जा सकता है. तो मुझे लगता है आज के लिए इतना सेशन बहुत होगा. इसके रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज रहती है, कल मैं आपको इनके टाइप्स की डिटेल्स बताऊंगी कि जो जितने मार्क्स हैं, ये सर्विस मार्क्स, वर्ड मार्क, डिवाइस मार्क, ये क्या होते हैं, किन चीजों में यूज किए जाते हैं, किन किन चीजों को, किस तरह के ग्राफिक्स को, किस तरह की ग्राफिकल आइडेंटिटी को हम इन मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ भी लेके जाएंगे और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो हमारा ट्रेडमार्क बन जाएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स अ वेरी टिपिकल प्रोसेस. किसी भी तरीके के मार्क को रजिस्टर कराना बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है. बहुत ही ऑथेंटिसिटी उसमें मायने रखती है. हम किसी भी चीज को ले जाके यूं ही रजिस्टर नहीं करा सकते. तो हमें पहले उनके टाइप्स को बताना पड़ेगा, अपना बिजनेस बताना पड़ेगा, अपना पर्पस बताना पड़ेगा, उसकी कॉस्टिंग अलग होती है, बहुत चीजें उसमें टैली की जाती हैं कि कहीं से कहीं कुछ क्लैश तो नहीं हो रहा. तो मैं आपको कल ये पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि ये क्या होती है. फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या है, किस तरीके से आप पहचान पाएंगे कि ट्रेडमार्क, किन किन चीजों को हम ट्रेडमार्क कह सकते हैं. जैसे सर्विस मार्क कैसे होते हैं, वर्ड मार्क कैसे होते हैं, डिवाइस मार्क कैसे होते हैं, सर्टिफिकेशन मार्क कैसे होते हैं. तो ये चीजें समझने के बाद में आप जब भी कहीं मार्केट में जाओगे या कहीं भी आपको कुछ शॉपिंग करनी है, तो आप तुरंत ये समझ जाएंगे कि अच्छा, ये जो मार्क लगा रखा है इसने ट्रेडमार्क, ये एक तरीके का सर्विस मार्क है. यानी ये हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, ये कंपनी जो है ये हमें सर्विस प्रोवाइड करती है. वर्ड मार्क है, ये कुछ ऐसा हमें प्रोवाइड करती है जो इंटेलेक्चुअल बॉडी से है. डिवाइस मार्क है, यानी कोई डिवाइस प्रोवाइड करती है हमें. यानी ये अलग अलग तरीके के मार्क्स भी होते हैं कि किस तरीके के मार्क का यूज कहाँ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. तो कुछ भी राइज हो रहा हो अगर आपको, तो आप मुझसे पूछे. मुझे लगता है कि आज के सेशन में हमें बस इतना ही रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपको. जी मैम. है ना. तो कैसा रहा सेशन, आप अपना फीडबैक हमें चैट बॉक्स में जरूर दें. तो हम जो भी हमें और एफर्ट्स लगाने हैं, हम वो प्रॉपर एफर्ट आपके लिए लगा पाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा 5 डेज का सेशन है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हम आपको प्रोवाइड कर पाए, वो आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. तो आप अपने प्लीज कमेंट्स हमें चैट बॉक्स में दे दें कि आपको क्या और चाहिए, कहाँ पे लैकुना जा रहा है, कि क्या आपको समझ में नहीं आया. तो कल एक रिज्यूम पार्ट्स के साथ में हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे. गॉट माय पॉइंट? यस मैम. है ना. और मैं चाहूंगी कि मैं आपको आपके पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूं, पूरे नोट्स. तो उसके लिए ईमेल आईडी आप सभी लोग ग्रुप पे डाल दीजिए, जिससे हम आपको पूरे पीडीएफ प्रोवाइड कर सकें. और जैसे जैसे हमारा सेशन चलता जाएगा, वैसे वैसे पीडीएफ के थ्रू आप एक बार उसको घर से अगर पढ़ के आए, एक उस पे इसका एक रिकैप लेके आए, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए. ठीक है. ओके मैम. यस मैम. तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है अभी आपका? श्रद्धा, मितेश जी, हिना, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं करना है? आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आंसर करेंगे आपको, और जो शायद नहीं आता है वो भी हम पूरा कर देंगे. है ना.
जैसे जैसे मैं आपको पीपीटी शेयर करती जा रही हूँ, वैसे वैसे आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो आज का Okay, सेशन ma'am. कैसा रहा? आप कमेंट्स तो मुझे भेज ही सकते हैं। ठीक है, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ और चैट डिसेबल है क्या आप लोगों के लिए? नहीं चलिए, मैम चल रहा है। ओके। तो एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि हम जो यहाँ पे सेशन ले रहे हैं वो प्रॉपर इंटरैक्टिव तो रह रहा है ना? आप लोगों को समझ में तो आ रहा है? यस मैम। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, आप सभी अनम्यूट, 2 मिनट तो हम बात कर सकते हैं। सेशन आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ रहा है? मेरे इंटरैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहीं से भी कुछ लैकिंग हो तो मैं उसको फिर क्लियर कर लूंगी एक्चुअली। No ma'am, it was perfect. ओके, थैंक यू सो मच। तो कल हम पहले मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी आज, और मैं चाहूंगी कि एक अच्छा सा रिकैप लेके आप मुझे ज्वाइन करें, और हो सकता है कि आप लोग भी कुछ मुझे बताएं। ठीक है, तो कल हम ज्वाइन करते हैं, और आपकी मेल आईडी आई होप कि सबने भेज दी होगी। तो कल पीपीटी एंड पीडीएफ मैं आपको पूरा शेयर करूंगी, और फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, और एक दिन हम साइबर लॉ का भी लेक्चर रखेंगे इसमें। ठीक है? ओके मैम। ओके, ठीक है मैम। थैंक यू सो Okay, मच ma'am. ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच Thank you मैम। मैम। ओके Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू।